सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था करी थी अमरचंद जी ने। उससे अपनी किसी भी तरह का बाहर का कोई भी आक्रमणकारी आता था वो उनसे अपनी सुरक्षा होती थी। इसी तरह से ग्वालियर वालों ने अपने ऊपर आक्रमण किया था। ये अब आप सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहे हो मेरे को। तो आप देखिए किस प्रकार से पूरी बड़ी बड़ी विशाल दीवारें हैं। उदयपुर की पृष्ठभूमि को आप देखोगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। आज ठाकुर अमरचंद जी बड़वा स्मृति में, जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, आपकी स्मृति में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और मेवाड़ की दुर्गा शंकर जी भाईजान साहब तहसील पर माल्यार्पण कर दें। भारत माता की जय, ठाकुर अमरचंद जी बेड़वा साहब की जय। ये एकमात्र बची हुई इंटैक्ट लोहड़ी तोप कहलाती है और इसका जो गोला, इसकी भारत क्षमता जो थी ये किशनपोल के बाहर लगी थी। इसका डायरेक्शन किशनपोल की तरफ हुआ करता था। और इसका इतिहास ये है कि इसके जो जिसके जिम्मा सौंपा गया था उसको कोशिश की गई कि उसको खरीदा जाए, तो उसको 50,000 की रिश्वत ऑफर की गई महाराज सिंधिया द्वारा कि तू गोला मत चलाना जब हमारी सेना आए तो उसने कहा बहुत जी बिल्कुल ऐसे करूंगा मैं। उसने महाराज सिंधिया से 50,000 रुपये ले भी लिए और आके वहां भी ठाकुर अमरचंद को सौंप दिए कि बताना मत, आने दो सालों को ठोक देंगे। तो वह एक सेना किशनपोल पहुंची तो वो तो निश्चित होकर आए कि हम किशनपोल से घुस जाएंगे उदयपुर में, और फिर सेना आई और ऐसा ऐसा गोला बारूद चला उन पर कि वो उनके चक्कर छूट गए। और कहते हैं उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट पर वो समझ गए कि मेवाड़ में किसी को उल्लू बनाने या मेवाड़ में चंदी पैदा होते हैं। तो ये एक किशनपोल की इस लोहड़ी तोप जगत शोभा तोप नाम है इसका, और ये मीडियम रेंज की कहलाती थी। इसको हम लोहड़ी तोप के नाम से कहते हैं। ये एकमात्र ऐसी बची है जो, इससे बड़ी जो तोप थी वो मासला वगैरह में थी, दुश्मन भंजन या शत्रु भंजन तोप कहते थे। उसका गोला कहते हैं कि देवारी द्वार तक जाने की सीमा रखता था। देवारी द्वार के इसका एंटीना ऊपर करते हैं उसमें नहीं, उसमें शायद एंटीना होता है। हाँ बोलते साफ ही आ रही है। दुश्मन भंजन तोप थी वो जब बनी उस समय सारी प्लानिंग ठाकुर अमरचंद बड़वा के समय हुई, पर जब वो तोप बन गई उस समय उनका अपदस्थ कर दिया गया था। तो बड़ी कोशिश की गई कि इतनी भारी तोप को कैसे मातला वगैरह में चलाया जाए। सारे जतन जब असफल रहे तो पुनः ठाकुर अमरचंद बड़वा को जब सारे प्रयास असफल हो गए, तोप बन गई और तोप ऊपर नहीं चढ़ाई जा सकी, तब पुनः ठाकुर अमरचंद बड़वा को सेनापति बनाया गया और उनसे दरखास्त की गई है, सर आप बन तो गई, अब इसको आप आपके हिसाब से बनी है तो कम से कम इसको गोत्र दो चढ़ाओ और आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात की, मेरे को सिर्फ 500 जवान चाहिए रुष्ट पुष्ट और 4 हाथी चाहिए, बस छोटी फरमाइश थी। ठाकुर अमरचंद जी बेड़वा साहब की जय। अब मैं किसी को काम से तो नहीं बुलाऊंगा, जो कोई अपने दो शब्द बोलना चाहिए यहाँ या फिर अपन नीचे बोले जैसा आप ठीक समझे यहाँ पर। लेकिन वो बॉर्डर पर जाके लड़ाई भी अगर करनी है तो उसमें भी वो आगे रहे। तो सेनापति और प्रधानमंत्री दोनों का दायित्व वो व्यक्ति संभालता है। तभी उन्होंने ये सारी शहरपनाह वगैरह जो है उसको कितने कम समय में आके देखिए, छिपरा युद्ध में 1769 में वहां पर पूरी मेवाड़ की सेना शहीद हो गई, खेत हो गई जिसको बोलते हैं। और वहां से सूचना मिली कि साहब अब तो सिंधिया यहाँ पर कब्जा करने ही आ रहा है, अब कुछ नहीं बचा। महाराणा हरि सिंह थे उस समय, वो इतने घबरा गए, अरे अब हम क्या करेंगे, हमारी सारी सेना वहां खत्म हो चुकी है। उन्होंने गलती यह की कि उनको पता चला कि सिंधिया हमें लूटने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने आगे होकर अपनी सेना भेज दी कि आप उसको रास्ते में खत्म कर दें। सोचने का तरीका था।
अब जब वहां सारी सेना खेत हो गई तो बचा कोई नहीं, तब यहाँ कौन संभाले? वो तो आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, लूटपाट करेंगे, पूरे मेवाड़ में सत्यानाश कर देंगे। ऐसी विकट परिस्थिति आप और सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं उस व्यक्ति ने कितना उस समय थोड़ा सा नाराजगी चल रही थी उनकी, वो थोड़े से क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति था, कुछ कहने की वजह से उन्होंने एक तरह से मतलब अपने की बढ़वा दी हवेली, जो भागोर की हवेली जो आगे बढ़ जाएगा स्टैंड। अरे भागोर कराने को दी गई 1919 में दी गई थी, तब से उससे पहले इसका नाम बढ़वा दी हवेली था ना, नेतावत तो 1919 का है। अच्छा नहीं सब चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी यहाँ जगह कोई बात नहीं, जो भी है। तो इससे पहले इसका नाम जो था वो बड़वाजी की हवेली, जो भागवत की हवेली इस समय है, इसका पूर्ण नाम बड़वाजी की हवेली था। जो पुरानी बुजुर्ग लोग हैं वो इसको जानते हैं, इसको पहले बड़वाजी की हवेली कहा जाता है। बाद में महाराणा ने इनको भागवत घराने को दे दिया, इसलिए भागवत की हवेली। तो बेहतर यही होगा अगर हम विरासत संरक्षण की बात करते हैं तो इसका पुनः नाम बड़वाजी की हवेली किया जाना चाहिए, या अपने संस्थान की ओर से मांग रहनी चाहिए। तो क्योंकि आज सेनापति को सैनिक सलाह में तो हम युद्ध से संबंधित ही बात करेंगे तो ज्यादा समझाते होगा। तो आज हम सब शुभारंभ हो रहे हैं। ठाकुर अमरचंद प्रणव की 305वीं जन्म जयंती समारोह का आज ये अंतिम उत्सव है। अंतिम उत्सव भाई चांस है, क्योंकि ये आगे पीछे होता है। हम उस दौरान जो संडे आता है उस पर प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि आप सबके लिए आना, हम अपने के लिए भी अगर 4 घंटे निकालना है तो पॉसिबल होता है, सुबह सुबह आना तो यहाँ से होगा। हम संडे को ही करते हैं, तो शुरू से परंपरा रही है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि 2016 से ये कार्यक्रम नियंत्रित करते आ रहे हैं। गति 18 से पकड़ी है, जब से हम 84 स्वीकृत करा पाए। और ठाकुर अमरचंद प्रणव के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि संस्था ने अथक प्रयास करके एक किताब प्रकाशित कर ली है। अब इसमें संशोधन की आवश्यकता है, इसका द्वितीय अंक निकालना है। और द्वितीय अंक जब निकले जब इसके पिछली वाली 500,000 रुपये थोड़ी और निकल जाए, प्रोड्यूसर से पैसा नहीं आएगा। इसकी कीमत हमने मात्र 300 रुपये रखी है, जो इसकी बिल्डिंग कॉस्ट है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने परिवार में, इष्ट मित्रों में, धर्म में गिफ्ट तो देते हो 400-500 रुपये का, इसमें कम से कम ये जोड़ दे, बाकी कामों में और गिफ्ट दे दे। तो इसी बहाने आप ठाकुर अमरचंद प्रणव का प्रचार भी करेंगे, और इसी बहाने ये किताब जब घर पहुंचेगी तो लोग इसको खोल के पढ़ेंगे। इसमें जो अवेलेबल उस समय तक सूचना थी ठाकुर अमरचंद प्रणव की, हमने एक वृहद कार्यक्रम किया था मेंटरिंग निवारण की अध्यक्षता में मेरी कॉलेज में, मास्टर को बुलाया था, बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी। और कुछ आलेख आए थे वो इसमें छपे हैं, करीब 32 आलेख हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप 5-7 कॉपी ले लें अपना रखें, और परिवार में जो भी ऑपरेशन हो तो गिफ्ट में अपने परिवार में यदि देंगे तो कम से कम इसी बहाने भगवान साहब को पता होगा और हम अगले एडिशन की तैयारी कर पाएंगे। आज मेरे घर 500 किताब पड़ी है, मतलब बोली निकलेगी तो मैं आगे की नहीं सोच सकता। तो अगर आप जून को बढ़ाना चाहते हैं तो 4,000 किताब में अगर कोई एविडेंस पड़ा होता घर में तो लोग स्वतः ही इसको पढ़ते हैं। और क्योंकि आज ये कार्यक्रम आपके सम्मान का है, स्वागत बोलते हुए आप सभी का स्वागत। और ऐसे व्यक्तित्व को हम लोक जन सेवा संस्थान के माध्यम से भोपाल क्षेत्र के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने का भी कार्य करते हैं। साथ में ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो आप यहाँ देखिए, ठाकुर अमरचंद की बड़वा, ये लोक जन सेवा संस्थान ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 10 वर्षों से करते हुए इसका वृहद रूप आपके सामने रखा है। राजस्थान विद्यापीठ जनार्दन नागर विद्यापीठ के माध्यम से एक शोध पीठ की स्थापना की गई, और उस शोध पीठ की स्थापना के माध्यम से ठाकुर अमरचंद की बड़वा, जो ब्राह्मण कुल में सनातनी परिवार में आपने जन्म लिया, मूलतः उत्तर प्रदेश के होने के बावजूद भी मेवाड़ से आपकी नजदीक कर रही, आपकी पिताश्री की मेवाड़ से नजदीक कर रही,
और उसी क्रम में जब आ गया वंशावली के रूप में आप आगे आए और मेवाड़ के राज घराने से आप जुड़े, मेवाड़ घराने के राज घराने से जो आपको ठाकुर का सम्मान दिया गया, उसी से आज यहाँ ठाकुर अमरचंद बड़वा का नाम जाना जाता है। मुख्यतः ब्राह्मण कुल के होने के लिए के नाते आप जानते हैं कि आगे शास्त्र है और पीछे शस्त्र है। ये जैसा कि आपने परशुराम जी को भी देखा कि आगे शास्त्र और पीछे शस्त्र, तो दोनों भूमिकाएं युद्ध के लिए भी तैयार हो और ज्ञान के लिए भी तैयार हो, नीति के लिए भी तैयार हो और शस्त्र उठाकर दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए, इस मेवाड़ को बचाने के लिए भी तैयार हो। और जब जब इस मेवाड़ की धरा पर विपदा पड़ी, तब तब उन्होंने खड़े होकर अदम्य साहस के साथ परिचय दिया। निश्चित रूप से चाहे अनबन राजनीति में होती है, राजनीति घर में भी होती है, राजनीति समाज में भी होती है, राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी होती है, लेकिन जब जिस व्यक्ति की आवश्यकता पड़े तो इस मेवाड़ की माटी का ये एक पहचान है। वो अपने सारे जो कष्ट दिए हैं या अपमान किया, उनको छोड़कर त्याग कर स्वाभिमान के साथ इस मेवाड़ की माटी के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये मेवाड़ की माटी का पहचान है। इसी मेवाड़ की माटी से जिस प्रकार से साहसिकता, साहस के साथ यहाँ के वीरों ने, सामंतों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने युद्ध किए हैं, तो आज तक ये गुलामी की जंजीरों में कभी नहीं बना। एकमात्र ऐसी मेवाड़ की धरा रही तो स्वतंत्र रही और उसके स्वतंत्रता का परचम उसने फहराया। निश्चित रूप से इन सारी बातों को समेट कर और इतिहास को समेट कर, राजा महाराजाओं के इतिहास को समेट कर जिस प्रकार से आम जन तक प्रकाशन के माध्यम से पहुंचाने का काम यदि कोई कर रहा है तो अक्षय लोक जन सेवा संस्था, अक्षय लोक जन के माध्यम पत्रिका के माध्यम से हम त्रैमासिक पत्रिका निकालते हैं। उस त्रैमासिक पत्रिका के अंदर अलग अलग विषय पर, अलग अलग समय पर उस विशेषांक को निकालकर उसके अंदर मेवाड़ से जुड़े हुई ऐसी वीर गाथाएं, ऐसे राजा महाराजा महाराणाओं के कीर्तिमान को हम प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं, जो इतिहास के पन्नों में छुपे हुए हैं, लेकिन आम जन तक पहुंचाने का दायित्व हमारा होता है, क्योंकि शोध कार्य भी है और प्रकाशन का कार्य भी है। इन दोनों कार्यों के बीच सामंजस्य जिस अक्षर जन के माध्यम से जो सब प्रकाशन जाती है उसको मैं कई बार पढ़ता हूँ, प्रकाशन के माध्यम में भी ये देखता हूँ। और जहाँ कहीं हमें सुझाव देने की आवश्यकता होती है तो हम सुझाव देते हैं। आप तक यदि नहीं पहुँचती है तो आप जय किशन चौबे जी इसके प्रमुख संपादक हैं। आप एक पूरा पत्रिका का एक मंडल बना हुआ है, उस मंडल तक आप पहुंचकर उसके अंदर इस प्रकार से और रोचक करके लिए जा सकते। हो सकता है वो जानकारी हमें ना हो, लेकिन आपके पास सुरक्षित हो, ऐसी जानकारियां का भी हमें सहयोग प्रदान करें। और इस लोक जन सेवा संस्थान ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान अक्षय पत्रिका के माध्यम से जो हम कार्य कर रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध, आग्रह, अपेक्षा है कि आप हमें इस कार्यक्रम में पधारें, सहयोग करें। और इससे बड़ी खुशी और क्या होगी, आज मैं बनाने दूं कि क्योंकि मंचों पर बहुत सुना है और मंचों पर तारीफ करना भी रहती होगी। हमने मंचों पर आपस में एक दूसरे को तारीफ कर ली होगी, पर जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो इसलिए आज हमने नड्डा साहब ने समय निकाल के आज के कार्यक्रम में पधारे। अब मैं आगे प्रकाश जी पाटिल साहब से आज्ञा करूंगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात को आगे पाठ्यक्रम समिति या बीजेपी के अध्यक्ष है इनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें। इतने महान आदमी जिन्होंने लोगों ने मेवाड़ को लगभग कब्जा कर ही लिया था, ये अभी मालूम पड़ा मेरे को, इन्होंने ही बसाया है। ये जानकारी किसी को नहीं है, मुझे तो नहीं मालूम है कि आपको जानना हो। तो आपसे ये सर्वे आता है कि विधानसभा में पहुंचा है, कम से कम 5 में 36 का एक छोटा सा अध्याय में छोड़े, ताकि ऐसे महान विभूति के बारे में लोगों को जानकारी मिले।
चलो भाई इसका हमारा ऐसा ही सबसे पहले धन्यवाद। महाराणा कुंभा के आर्किटेक्ट, आपको आश्चर्य होगा कि कुंभा तो कुंभलगढ़ का डिजाइन मंडन साहब ने किया था। तो मैं बोला चलिए अपन उसी को लेते हैं और उसी थीम को लेते हैं और उनके द्वारा डिजाइन किया गया विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ की एक झांकी लेते हुए, मॉडर्न आर्किटेक्चर ब्लेंड करते हुए हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर एक टावर खड़ा करेंगे जिसका नाम होगा आर्किटेक्ट टावर, डेडिकेटेड टू आर्किटेक्ट मंडन साहब। अब मुझे जब फोन आया तो मुझे लगा ये तो और रेलेवेंट हो गया कि उसके बाद अगर हमारे प्रधानमंत्री का नाम उसमें जुड़ता है तो लोगों को पता ही नहीं, मेरे को नहीं पता था, सच में नहीं पता था। मैं स्टडी करके आया तो ये जो मंडन साहब हुए वो हुए करीबन 200-250 साल पहले और ये 1751 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कनेक्ट ईश्वर ने करा दिया, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, शायद ये निर्माण भी हाँ जी, क्या मैं सब कुछ स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं? हाँ जी, ये प्योरली नॉन इंटेंशनल, कोई नाम की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आर्किटेक्ट टावर रखा है, मैंने सुनील गड्ढा टावर नहीं रखा है, जबकि खर्चा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ लोगों से, मैंने मेरा नाम नहीं, मेरी संस्था का नाम नहीं, कुछ नहीं है, मेरे प्रोफेशन का नाम है जो भी, वो भी मैं आर्किटेक्ट मंडन को डेडिकेट कर रहा हूँ। और उसमें अगर ठाकुर अमरचंद जी जुड़ जाते हैं तो एक लेगेसी दिखती है 200-250 साल की, जिन्होंने इस मेवाड़ को शेप दिया है। तो अगली बार आप जब उस चौराहे से गुजरे तो मुझे लगता है मंडन साहब को भी याद करिए और अमरचंद जी को भी याद करिए। उनकी एक झांकी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ और कोशिश है कि एक नया चीज बनेगी। और कोई नया काम करते हैं तो कुछ हिकअप्स भी आते हैं। अभी रिसेंटली किसी ने रील बना के पोस्ट कर दिया, सबसे आसान है, अभी हमने देखा होगा रील बनाओ तो फेमस हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी ने गलत रील बना दी और मेरे लिए बहुत स्ट्रगल हो गया। तो सामाजिक कार्य करते हैं तो स्ट्रगल आती है, लेकिन हमें खड़े रहना है, हमें डटे रहना है और इन दो नामों को आगे लेकर चलना है। तो आगे जो सर कह रहे हैं कि वो पाठ्यक्रम में आना चाहिए, 100% आना चाहिए। पता तो पड़े कि तो मैं थैंक यू आपको, मुझे इतनी बड़ी हस्ती से परिचय कराएंगे। मुझे पता भी नहीं इनके डेडिकेटेड एक संस्थान की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर। धन्यवाद। और मैं फिर आऊंगा और आप सबको मैं बुलाऊंगा। अच्छा, उसमें एक बहुत नया सिखा सकता, मैं आपको याद दिला दूं, अमरचंद बड़वा को प्रथम वास्तुकार घोषित किया गया था और दूतलाई पार्क जो बना हुआ है उसमें शिलालेख में लिखा हुआ है। अच्छा, तो मैं देखता हूँ उसके। ये प्रथम वास्तुकार थे जिन्होंने शहर कोट बनाया, चारों तरफ भुजा बनाई, उदयपुर शहर के ये बनाई, उदयपुर शहर के लिए। हाँ, और UIT में आदमकर इनकी पूरी वो फोटो थी। अच्छा, और ये प्रथम वो वास्तुकार थे। ये गलत ये जो आज देख रहे हैं ना, ये अमरचंद बड़वा ने ही दिया है। हाँ, बस ठीक है, हेरिटेज आर्किटेक्ट। हाँ, वो काफी कुछ निर्माण उन्होंने करवाया है। हाँ, रहेगा। तो मैं उसमें एक ऐड करना चाहता हूँ। नहीं, वो शिलालेख पे लिखा हुआ है, दूतलाई पे जो बना हुआ है, दूतलाई पे मानिक अच्छा, मैं पता करता और यूआईटी ऑफिस में भी लिखा हुआ है, पूरे आदमगढ़ मूर्ति जो है यूआईटी ऑफिस में लगी हुई है। अच्छा, चलिए मैं चेक करता हूँ। गेट पे जो इतिहास लिखा हुआ पहली लाइन ये लिखी हुई है कि यह निर्माण ठाकुर अमरचंद बड़वा ने करवाया था, वहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है। तो इसको हाईलाइट करते हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज आपके संस्थान से कि हम उसमें टाइम कैप्सूल डालते हैं। टाइम कैप्सूल क्या होगा, जिसमें हम आज का उदयपुर, उसका इतिहास, उसके आज का उदयपुर कैसा है या हम फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं। तो अगर आप बनाकर देंगे तो टाइम कैप्सूल हम खोलेंगे भारत की 100वीं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर 26 जनवरी याद रखिए, 15 अगस्त नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके पीछे भी कारण है, आप सब समझ लो। गणतंत्र दिवस नहीं, वो हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस था। हाँ, 26 जनवरी 1930 या ऐसा कुछ था, है ना? वो पहला स्वतंत्रता दिवस था। तो उसमें उस दिन 26 जनवरी 2047 को हम वो टाइम कैप्सूल निकालेंगे और उसको अनवील करेंगे। मैं नहीं करूंगा तो आप करिएगा, आप नहीं रहेंगे तो कोई और करेंगे। वो लेगेसी बना के हम आगे ले जाएंगे। तो आज इस संस्थान के बारे में जानकारी दीजिए। प्रथम स्वतंत्रता दिवस था ना 26 जनवरी को, उस समय गुलाब बाग में महात्मा गांधी के जो
उसके नीचे डॉक्टर रत्नालाल शर्मा ने इन्होंने पहली बार झंडा फहराया। तो ये दर्ज होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो आप ये लिख के दीजिए मुझे, संस्थान की ओर से इंडिविजुअल घर पे मैं टाइम कैप्सूल में डाल के उसे मैं अंदर काटूंगा। तो 10 तारीख तक का समय अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर हम आपको कभी दे देंगे, सब तैयार है हमारा। ठीक है, तो बस नया कुछ नहीं करना है। तो इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं ताकि इतिहास बना रहे, ठीक है, और लोग सीखें। टक्साल बन रही और पहले स्कूल से पीछे बिल्डिंग है, उसको टक्साल कहते थे, वहाँ मेवाड़ रात के सिक्के जाते और इन्होंने मेकमा फौज के हिसाब से एक नई बिल्ड दिखाई दी। और जो दुश्मन बंदे दो जो है वो 22 फीट लंबी थी। और मैं आपको सच्ची कहता हूँ, मैं 57-58 में आखिर पढ़ता हूँ जब एक बार हमारे पहुंचाने का बोला तो अक्सर से वकील साहब गए तो के ऊपर पहुंचा तो उन्होंने बताया इसमें 22 मन बारूद भरता था। तो जब इसका विस्फोट होता था तो एक फीट जो है पानी पिछोला के नीचे उतर गया ऐसे थी। और इसकी रेंज जो है बात की बेहतरी और मुगल सेना को इन्होंने रोकेला मराठा सेना ने इस रोकने वक्त वो लोगों को उन्होंने आंसर दिया। बहुत बढ़िया। आर्थिक सेवा कमेटी का एक पूर्व सैनिक सेवा परिषद बोलने वालों को शुक्रिया है। थोड़ा सा बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए इस मेवाड़ की धरती पर पैदा होने में, क्योंकि भारत के अंदर जो है ना ये एक मतलब कभी ये धरती गुलाम नहीं बनी थी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमें इतना जागरूक रहना चाहिए कि कभी कोई दुश्मन अगर हमारे देखे हमारी धरती पर भारत की तरफ तो हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़। मैं भारतीय सेना से हूँ और मेरे मन में ये विचार है कि एक दिन फाइटिंग फोर्स करेंगे से लड़ने वाली फोर्स से हूँ और करीबन 30-32 साल की प्रैक्टिस करने के बाद में आगे छोड़ के आए एकदम शस्त्र एकदम शास्त्र, एक तरफ शास्त्र एक तरफ शस्त्र, मैं भी वही फॉलो। तो अच्छे लोग हैं उनका मैं खूब इज्जत करता हूँ, लेकिन जो बुरी नजर डालते हैं हमारे देश के ऊपर मैं कभी नहीं करता। आप सबसे बड़े आप सभी जो हैं देशभक्त बने और देश की जो है रक्षा करने के लिए भावना है। दादाजी को आपको धन्यवाद देता हूँ और आज के कार्यक्रम इतना अच्छा आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान की को और लग रही थी अमरचंद बड़ौदा उस समय, तो उन्होंने सोचा ये महाराष्ट्र का तस्वीर का चेहरा मिलता जुलता ही लगता है मुझे, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं श्री ये महाराष्ट्र का नहीं है, ये मेवाड़ के पूर्व प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़ौदा है और उसका नाम उन्होंने लिखा हुआ था प्रथम वास्तुकार ठाकुर अमरचंद बड़ौदा, क्योंकि इतनी चीजें बनाई उन्होंने। बागोर की हवेली, त्रिकोरिया, आपके अमरकोटा, अमर नारायण महादेव मंदिर, अमरेश्वर महादेव मंदिर, इसके अलावा 9 किलोमीटर लंबी ये जो अपनी शहर बना है ये उन्होंने तैयार कराई थी 1770 में। 4 गढ़ियां ये मंदिर गए और कई गढ़ियां वो उन्होंने बनाई। सबसे यादगार चीज जो आज सबसे ज्यादा उपयोग में आ रही है कटार के टीचर जो अमर सिंह नलाल, लोग सोचते थे अमर सिंह ने बनाया क्योंकि उसका नाम ही अमरचंद है, तो अंडरस्टूड है अमर सिंह नहीं है, अमर सिंह का नाम नहीं है, अमरचंद चंदिया तालाब। हाँ चंदिया अमरचंद तो यही थे, इन्होंने बनाया। वो आज कितना उपयोगी उस
वो भी आप पढ़ेंगे तो यादगार चीजें उन्होंने ऐसे समय में मतलब मेवाड़ को बताया कि पूरी सेना क्षेत्र में हार चुकी थी, मर चुके थे सभी लोग, खेल हो चुके थे, कोई नहीं यहाँ पर बचा था। इस व्यक्ति ने खड़े होकर पूरी सेना तैयार कर दी और जो सिंधिया थे तो 6 महीने तक बाहर रखा। तो बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व है मेवाड़ के, लेकिन कुछ परिस्थितियां रही होगी कि हम उनको उतना याद नहीं कर पाए। 2016 में मुझे पता चला, हमने सभी को जोड़ा, पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है। अभी सेमिनार में अभी यहाँ पर जो राष्ट्र उसमें भी आप इतिहासकार हैं, आपने काफी अच्छा रहे थे। अगले उद्बोधन के लिए अगले उद्बोधन के पहले आगे की बात चल रही है तो मैं आपके अमरकंटक तालाब की जो शेप, जो पाल की जो शेप है वो दुनिया में यूनिक है, और शू शेप में है नदी के बहाव के अनुसार। और उसका खास बात क्या है कि बीच का जो पोर्शन है वही पक्का है, बाकी साइड के मिट्टी का है। ऐसा आगे तक मार्बल शायद दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। आप नदी के बहाव को देखते हुए इसका किफायत से बनाया गया है, बीच का जो पोर्शन है वो पक्का है, बाकी आर्च जो है वो मिट्टी से बनी और आज तक 1772 में बना, तब से आज तक उसको कुछ नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से एक आदमी नजर गया है 4 दिन पहले, तो अलग बात है, वो पूरे एरिया में पानी जाता है। ये मार्बल है समाहित कर देती है, बदले में हमसे सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद करती है, वो है वफादारी और ईमानदारी। और ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि, और मैं आप सभी से चरणों प्रणाम करके निवेदन करूंगा कि अपनी आने वाली जनरेशन को जरूर इस बात से आप थोड़ा सा सचेत करें कि धरती माता के लिए कुछ रिप्लेसमेंट में कुछ नहीं देना, बदले में ईमानदारी वफादारी, और उसके लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ। और इसका कारण भी कहेंगे जो मेरे कमांडर्स बैठे हैं, जिन्होंने मुझे बेसिक ट्रेनिंग से जो सिखलाया, और आज 22 साल से मेरे अंदर जो चीज़ इन्होंने कहीं के अपने मार्गदर्शन, अपने अनुभवों से भरी है, वो मेरे अंदर थी। और जिस दिन मैं गया था उस दिन मेरी बुआ माँ ने एक बात बोली कि मुझे इस धरती को लगाना, और आज भी उस पर मैं वचनबद्ध हूँ। जब तक आपकी सांस है तब तक ऐसा मौका कभी आए ना, और भगवान से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब निश्चित है माँ के कोख में जिस दिन मैंने अंश के रूप में गुरुदेव बैठ जाओ ना, उसी दिन मेरा आखिर दिन का पन्ना ईश्वर ने लिख किया था। बस मुझे तो एक कलाकार की तरह रोल अदा करना है, और जिस दिन मुझे मृत्यु भी आए, और जो आज एक गुरुदेव ने मुझे ये सबसे यादगार उपहार दिया है, उस उपहार के उस झंडे के अंदर लिपट गया। आप सभी ने जो मुझे इस कार्यक्रम के अंदर में आमंत्रित किया, बुलाया, और मैं इसका खुद एक पार्ट बना, और मैं इस शख्सियत के बारे में जान पाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी को नमन। बहुत कुछ सीखने को मिला, और आगे भी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। जो इन्होंने संघर्ष किया इस मेवाड़ के राजवंश को बचाने के लिए, इन्होंने जितना त्याग किया और बलिदान किया वो बहुत ज़्यादा है, उसकी हम तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। वैसे राजवंश को इनके, जैसे आपने बताया था, इनके पिताश्री उसके बाद ये यहाँ के सेनापति भी बने, और यहाँ के राजवंश को भी बचाया इन्होंने, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। और जब अंत तक ये दुश्मनों से अभिमान लेते हैं और मेवाड़ की शान और ताकत को बचाते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने मराठा की सेना थी उससे भी मुकाबला किया और यहाँ पे राजनीति किया। ये और एक बड़ी बात है। इधर इन्होंने सिंध के मुसलमान जो किया थे उससे भी विवाह को मैंने भी कुछ इनका इतिहास पढ़ा था,
बहुत ही प्रेरणादायक है। और अंत समय में जो इनका सीखने वाली बात है वो ये है, और वो सीखी हमने अंत समय में भी, जब इन्होंने त्याग और बलिदान किया, अपना सारा जो कुछ भी था इनके पास वो सारा इन्होंने राजपुर को समर्पित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और अंत समय में जब इनका आया तब इनके पास कुछ भी नहीं था और राजवंश से भी इनका ये कितना बड़ा बलिदान था, कितना त्याग था, ये हमें सीखा और सीखने की। और इसी के उद्देश्य से मेरा भी, मैं पहले रेलवे में था, रेलवे से भी मेरी एक जिज्ञासा थी, ये इतिहास को पढ़ कर देते मैं हाजिर हुआ और मुझे हाजिर होने का अवसर मिला आपकी वजह से। और उसमें मैंने सिर्फ अपना उद्देश्य ये रखा जो मेरी जिज्ञासा थी और लक्ष्य था, और मेरे के साथ जो काम किया था तो मैंने पूर्ण किया। और आप लोगों के आशीर्वाद से वापस आ भी गया, और जो कुछ हुआ ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ था। और बाकी हम अमरचंद जी बेड़वा साहब जो थे, इनसे इतनी प्रेरणा लेते हैं। और उसके अलावा जो इनकी बनाई हुई ये सेल रोड जो है, व्यवहार की सुरक्षा के लिए सेल रोड जो थी, इसको तोड़ दी सरकार ने, लेकिन वो भी इनकी बनाई हुई थी। ये तोड़ है, ये गुजर जो बने हैं ये भी उन्हीं के बनाए हुए थे, जैसे बाबू की हुई उनके बहुत सी चीज़ें हैं बनाए हुए, तो बहुत उनसे सीखते रहेंगे। और जो आपने हमारे को यहाँ पर बुला करके जो पूरी भाइयों को सम्मान दिया, इसके लिए मैं संस्था को बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जो इन्होंने एक वाक्य का जिक्र किया, थोड़ी सी भूमिका बताऊंगा तो वो कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। 1772 में महाराणा हमीर सिंह महाराणा बने, 10 साल के थे। अब जब बच्चा महाराणा है तो उसकी माता जो राजमाता थी सरदार कुंवर, उन्होंने सारा कार्यभार जो राजकीय कार्य है उसको संभाला। अब ऐसे मौके में उस समय प्रधानमंत्री थे ये अमरचंद जी बेड़वा, लेकिन होता है कि जब मनमानी किसी की नहीं चल पाती है तो वो कोई किसी बहाने से शिकायत करता है। तो एक उसमें एक दासी थी रामप्यारी करके, उसने महारानी को शिकायत कर दी कि साहब ये तो बालक महाराणा है, वो तो कुछ समझते नहीं है और प्रधान जी अपना घर भर रहे हैं। ये सब इतिहास में लिखा हुआ है, मेवाड़ की जो वीर विनोद है उसमें लिखा हुआ है। इतनी पुरानी बातें किसी को पता तो नहीं होगी, लेकिन वो उन्होंने लिखा हुआ साहब ये तो महाराणा तो 10 साल के बच्चे हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है, और ये अपना पूरा घर भर रहे हैं, उनको पता चल गया। अच्छा, कितनी बड़ी बात। मैंने सारा जीवन अपने इस व्यवहार में लगा दिया, मैंने अपनी इतनी ईमानदारी रखी, और इन्होंने मेरे पर ऐसा आरोप लगा दिया। वो तत्काल उठे वहां से, अपने घर पे गए, जो बाबुर की हवेली है वहां घर पे गए, सारे घर के सामान की लिस्ट बनाई, बैलगाड़ी पर सारा सामान लाद दिया और लाके राजकोष में जमा करा। आज एक सामान्य सरपंच भी बन जाता है, वो 7 पीढ़ी के पैसे इकट्ठे कर लेता है, और इस व्यक्ति ने 25 साल का प्रधानमंत्री है, एक भी चीज घर पर नहीं रखी। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है अपनी किताब में राजस्थान जो है, इस व्यक्ति का जब दाह संस्कार हो रहा था उस समय घर से कफन जितना भी कपड़ा नहीं निकला, तो सारा उसने जमा करा दिया। आम जनता ने चादर बिछा के, यहाँ लाश पड़ी हुई है, यहाँ चादर बिछाया है, उस चादर पर धन एकत्र किया लकड़ी खरीदने के लिए दाह संस्कार की। ऐसा व्यक्तित्व रहा है, 25 साल का प्रधानमंत्री, और उसके दाह संस्कार के लिए आम जनता को चंदा करके दाह संस्कार इतना व्यक्तित्व रहा है, और आज हम उसको याद कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं राजेंद्र नाथ जी पुरोहित साहब से आगे करूंगा, हमारे महासचिव हैं, कृपया थोड़ा सेना करीब जो है 6 महाराणाओं का जो है समय देखा हूँ। 4 महाराणाओं के शासनकाल में जो है काम किया। 1711 में जो है मराठा मेवाड़ में ब्रिटिश हो चुके। 1751 में जब उन्होंने पदभार संभाला, तब से जो है गतिविधि से संबंधित वो काम जो है मराठा के आने के बाद ही शुरू नहीं किया, उसके पहले वो कर चुके थे। पहले 10 वर्ष में भी बहुत कुछ कर चुके। तो सैन्य व्यवस्था का, सैन्य शिल्प का जो है वो बड़ा अनुभव था बड़वा। तो इस प्रकार से जो है उदयपुर में गढ़ियाँ बनी, हर शहर के हर दरवाजे के बाहर 2-2 तोपें जो है लगाई उन्होंने। ये उनका जो है बहुत बड़ा अनुभव था।
आने वाले समय में मेवाड़ में जो है सेनाओं का गठन हुआ। भीम पट्टन के नाम से जो है वो भीम महाराणा भीम सिंह जी का समय उन्होंने देखा लास्ट, उसी उन्हीं के पीरियड में उनकी डेथ हुई। तो भीम पट्टन के नाम से जो है पहली जो है मेवाड़ में बहुत बड़ी, उसमें मेवाड़ के जो नागर साधु थे और सिंधी सरदारों के जो सैनिक थे, बचे हुए जो सिंधी थे, उनसे मिला के और ये जो है भीम पट्टन बनाई। और आज़ादी के बाद में वो पुलिस यूनिट के तौर पे जो है उसमें मर्ज हो गई। भीम पट्टन की मस्जिद वगैरह, पुलिस लाइन और ये सब, उस वक्त पुलिस लाइन हाथीकोट के पास थी। और उसके बाद 1879 में महाराणा सज्जन सिंह जी ने, ये जो अभी आर्मी सेंटर आप देखते हैं, यहाँ सज्जन इन्फेंट्री की लीडर और एक सेना का जो है विधिवत शुरुआत की। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में सज्जन इन्फेंट्री का जो है बहुत बड़ा योगदान। और महाराणा भोपाल सिंह जी ने अपने शासनकाल में भोपाल इन्फेंट्री का गठन किया। ये दो जो इन्फेंट्रियाँ थी मेवाड़ में, सेकेंड वर्ल्ड वार में इनका बहुत बड़ा योगदान। 1933 में महाराणा भोपाल सिंह जी के पीरियड में मिलिट्री का जो है और रीऑर्गेनाइजेशन जो है हुआ। उस वक्त कैप्टन फील्ड को जो है यहाँ तैनात किया गया। और उसके बाद जो है विधिवत आर्मी की ट्रेनिंग प्रारंभ हुई। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है मेवाड़ इन्फेंट्री, जो भोपाल इन्फेंट्री थी उसका नाम मेवाड़ इन्फेंट्री कर दिया गया। और सज्जन इन्फेंट्री का नाम आगे तक वही रहा। ये दो यूनिट जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में गई। सज्जन इन्फेंट्री का जो है ट्रेनिंग जो ग्राउंड था वो ये जो अभी आर्मी का जो आप देखते हैं ये यही था। और पुलिस लाइन जो वर्तमान आप देखते हैं वो मेवाड़ इन्फेंट्री का ट्रेनिंग सेंटर। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब मुझे गई मेवाड़ इन्फेंट्री जो है पहली बार गई, महाराणा भोपाल सिंह जी जो है यहाँ स्पीच देने के लिए आए थे। और 700 जवान जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में गए थे। उदयपुर सिटी पैलेस से पहले उनको खाना दिया गया। उसके बाद उनका भाषण हुआ। महाराणा ने कहा कि जैसे प्रताप ने और अमरचंद बड़वा ने जैसे योगदान दिया, उस तरह से आप लोगों से भी अंग्रेज सरकार उम्मीद करती है कि आप अपना योगदान देंगे और मेवाड़ का नाम ऊँचा रखें। तो ये ओजस्वी भाषण वगैरह जो परंपरा उस जमाने में भी, तो मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1935 में मेवाड़ के सैनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग भी यही हुआ करती है। और इसी स्टेट फोर्सेज ये दोनों थी। उसके बाद ये इंडियन आर्मी में मर्ज हुई 1951 में। सोवरेनिटी की रक्षा, ये तीन जो है मेवाड़ की सारी जो इतिहास है उसका एक सारांश हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि अगर हम आगे अगर मेवाड़ की ऐतिहासिक परंपरा को लेके जाना चाहते हैं तो इन तीन बातों पर हमें आगे लेके जाना चाहिए। तो प्रश्न पहला ये है कि क्या हम इन तीन बातों को, राष्ट्रभक्ति, संप्रभुता की रक्षा और चारित्रिक ईमानदारी, इसको क्या हम आगे बढ़ा पाएँ। और ये बातें सिर्फ मेवाड़ के संदर्भ में ही उपयुक्त नहीं है। आज हम लोग और हमारे देश के कई नेता ये कहते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, 1947 तक भारत विश्व गुरु है। पर हमें ये आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या वाकई में हम इस काबिल हैं। आपने शायद एक बात कही थी कि स्टूडेंट्स के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। सबसे पहला मैं ये प्रश्न करता हूँ कि हम लोग जो कई सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, खासतौर से यंग जनरेशन के अंदर मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा OTT चैनल्स के द्वारा उनका कल्चर इंस्पायर्ड हो जाता है। राष्ट्रवाद की भावना का आपको नहीं दिखता है। सब लोग, कोई अमेरिका भागना चाहता है, कोई कहाँ भागना चाहता है। तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग और हमारी शिक्षा पद्धति भी उसके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहला मैंने सुझाव सरकार को भी मैंने समय समय पर दिया है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने सरकार के अंदर भी बहुत उच्च स्तर पर काम किया। धारा 370 हमारी टीम में है। मैं सत्यपाल मलिक साहब का सिक्योरिटी एडवाइजर था।
और मेरी खुद की लिखी हुई 4 पुस्तकें, मेरा मेन एरिया फोकस एरिया है वो आतंकवाद और इंटेलिजेंस की। तो हमने देखा है कि देश किस तरह से चुनौतियों और चैलेंजेस को सामना करता है। तो जब तक स्टूडेंट्स का बॉर्डर सेंसिटाइजेशन हम लोग नहीं करवाएंगे तब तक वो राष्ट्र भावना किसी में आ ही नहीं सकती। इससे यहाँ पर आप जाके स्कूल्स में देखिए, कितने स्कूल्स में बच्चों ने जाकर के रियल बॉर्डर या LOC कह दीजिए या इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पर फौज कैसे काम करती है, फौज का डिसिप्लिन कैसे होता है या फोर्सेस कैसे काम करती है, उसका एक छोटा सा भी एक्सपीरियंस है क्या उनको? नहीं। हम लोग हर साल हमारे थिंक टैंक में एक महाराणा प्रताप एनुअल जियो पॉलिटिक्स डायलॉग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर, और ये पहला प्रयास है और इकलौता प्रयास है, महाराणा प्रताप का जो नाम है और उनका जो ब्रांड है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर उसको बताने का, लोगों तक पहुंचाने का। उसमें कई देशों से राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, देश के और विदेशों के नामी गिरामी डिप्लोमेट्स आते हैं और उनके इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स भी आते हैं, इसराइल की आर्मी से, अलग अलग तरह के, अमेरिका से। पहला सवाल वो ये करता है जब यहाँ पर आते हैं कि आप ये मेवाड़ के लोग हैं यहाँ पर, तो हम तो जो पढ़ते हैं हमने ये सुना है कि बहुत ही मार्शल कम्युनिटी है, लेकिन यहाँ का युवा इतना मरियन सा क्यों है? फिजिकल फिटनेस ना चली गई इनकी, 4 पुशअप्स लगवाओ इनकी, एक तो इनकी जान निकल जाती है। और मुझे बड़ी हंसी आती है कई बार, तो मैं कई बार पुलिस ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग में जाता हूँ, तो मैंने यंग IPS ऑफिसर्स देखे, 3-4 साल की सर्विस की है, वो 4 पुशअप्स नहीं लगा सकते, 2 पुलअप्स नहीं लगा सकते, रास्ता चलना तो छोड़िए आप। और एक बार मैं DPRIT में जाकर ट्रेनिंग कोर्स दे रहा था, मैंने ठीक बाकी सब बाद में बात करेंगे, अपना अपना सर्विस वेपन निकालिए, उसको ऑफ करिए, उसके एनिमेशन अपलोड। 90% आप यकीन करें, लश्कर तैयबा का आतंकवादी 30 सेकंड में लोड करता है AK-47, और उनमें से 90% जो हमारे यंग IPS ऑफिसर्स थे, किसी ने हाथ कटवा लिया, किसी ने पूरी 2-4 ने वेपन ड्रॉप कर दिया, 2-4 ने एम्यूनिशन ड्रॉप कर दी। ये स्थिति हमारी फोर्सेस की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग विश्व शक्ति नहीं है, ये बन जाए, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना है उस पर हमें विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यंगस्टर्स के अंदर फिजिकल फिटनेस पर जोर। मैं अभी शाम को गोवर्धन विलास जो एरिया हमारे छोटी सी झील, वहाँ पर मैं रनिंग करने जाता हूँ। मोस्टली मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, पतली पतली मरियत से फिजिक लेकर के आके, कोई गुटखा खा रहा है, कोई खा रहा है, बाइक लेकर के, और गाड़ियाँ बिना गाड़ियों के उनसे पाँव बाहर नहीं रखा जाता, वहाँ पर आके के बैठते समय अपना घंटों बर्बाद करते रहते हैं। और गलती से उनकी नहीं है, मैं उनको ब्लेम नहीं करता। कितने पब्लिक पार्क हमने प्रोवाइड किए हैं, उनको कितने पब्लिक पार्क जहाँ पर जाकर के वो रनिंग कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी जगह हम सुविधा उनको प्रोवाइड किया नहीं किया, क्योंकि जब तक आदमी फिजिकली फिट नहीं होगा तब तक वो मेंटली फिट हो ही नहीं सकता। वो बड़ा रोगन और बहुत ही अव्यवस्थित और इनडिसिप्लिन टाइप का व्यक्ति है। सबसे पहली बात ये। अब दूसरी बात ये, और चरित्र की बात करते हैं, सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। यहाँ पर एक टेंडेंसी है, यंग जनरेशन को हम लोग बड़ा ज्ञान देते हैं कि भाई आप ये करो, बड़े बड़े जो भी प्रोग्राम होता है उसमें सिंपल सी बात है, प्रोग्राम होता है सबसे पहला किसको बुलाया जाता है? रिपब्लिक डे का फंक्शन, किसी XYZ सिटी के अंदर कलेक्टर साहब को बुला लिया, SP साहब को बुला। अरे भाई क्यों? मुझे एक चीज बताइए, जिसने समाज के स्तर पर ग्रास रूट्स लेवल पर जेन्युइनली कोई काम किया है उसको आप बुलाएं, या मिलिट्री वेटरन को बुलाएं जिसने सीमा पर जाकर के जंग लड़ी है, जिसको लाइफ का वॉर का एक्सपीरियंस है, उससे आप ध्वजारोहण करवाएं। उसके बाद आप करप्शन की हालत देखिए, जो करप्शन का जो स्तर है खासतौर से देश के अंदर, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए आप, और वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। जब विदेशी देश में आता है तो वो सबसे पहली नजर आपके पब्लिक टॉयलेट्स कैसे हैं उनको जाकर के देखते हैं, आपकी सड़कों की स्थितियां क्या है, जो बनती है 1 महीने में टूट जाती है, फिर दूसरे महीने में टूट जाती है, वो उनको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि हम जिस तरह के सरकारी एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे हैं चरित्र क्या है। आज एक टीचर भी जाकर के अंदर तो वो अपना जो है, जो उसका काम है उसको ठीक से नहीं करेगा, सब जमीन की दलालियां कर रहे हैं, अक्सर जमीन की दलालियां कर रहे हैं जाकर के साइड में। तो ये बहुत ही चरित्रहीनता का एक साइन है, और दूसरी भ्रष्ट सोसाइटी हमारे जो पूर्वज थे वो तो कतई ऐसे नहीं थे। उनकी पत्नी ने उनके निधन के बाद की थी। वो दोनों मंदिर एक वैष्णव को पूजा पाठ के लिए दिया गया था, और उस
वैष्णव ने कब्जा किया सब किया, उसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ने के लिए भी कुछ प्रयास किया। ज्योति कुमार जी नागर साहब और उनकी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वो ऊपर कोई कैंटीन शेड वगैरह कुछ लगा रहे थे, आगे कुछ दुकानें वगैरह कुछ बना रहे थे। इमीडिएट कार्रवाई करते हुए उन्होंने सूचित किया नगर निगम को और इमीडिएट वहां से टीम आई और उन्होंने उस स्ट्रक्चर को बिगड़ने से रोका। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना थोड़ा अनुभव भी बताएं और हम आपको क्या सहयोग कर सकते हैं वो भी आप जानकारी। हटाई जाओ। मैं बोलना नहीं चाहता, जो बोलूं समाधान मेरा कुछ नहीं रोल है। यूट्यूब चैनल वाले विवाद करेंगे बोली और एवं कुछ बता मेरा घर गंगवार में आप गंगवार देखिए जो लेफ्ट साइड में 2 मंदिर, तो मंदिर है 4,000 मंदिर, मंदिर के बाहर देवी लगा है। आप मंदिर दर्शन नहीं कर सकते, आप कोई भी जाइए अन्ना मंदिर जाइए, मुझे कुछ नहीं आया हूँ यही आप दर्शन कर सकते मंदिर के बाद देवी लगा रखा है अपना व्यवसाय। तो वो पुजारी का खिलाफ है, वो पुजारी केस जीता हुआ है, पूजा सेवा कर रहा है, करनी मिल जाए संपत्ति से नहीं कर रहा हूँ। मंदिर अमृतसर महादेव मंदिर, अमृतसर 4,000 मंदिर, दोनों मंदिर में आज तक कोई स्नान नहीं जा सकता है। आप अपने आप को अकेला मत समझे, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं मेवाड़ के संरक्षण के लिए। हम आपके साथ हमेशा तैयार रहेंगे, कभी भी दिक्कत हो मुझे फोन कर देना, मेरा नंबर है ही आपके पास। जय किशन जी चौबे जी है यहाँ पे पड़ोस में ही रहते हैं, जाने मेरा आपको कहीं भी ऐसा मंदिर दिखे इसका रिकॉर्ड आपका नहीं, पूरे का निकालने की जरूरत नहीं। मंदिर कहाँ से पैदा हुआ, मंदिर में वो जमीन कहाँ से आई मैं सर्टिफिकेट को 1 ये पूर्व पटवारी रहे इनको सारा अनुभव है। हाँ बस अमरचंद बड़वा जी के याद में उनका पूरा इतिहास विजय का उसका फिल्मांकन किया है, जो कि हमने जो राजस्थान विद्यापीठ में संगोष्ठी की थी उसमें हमने उसको प्रोजेक्टर पे दिखाया था। उसमें अगर आ जाए एक पैरा ले लें, फिर उसके बाद मैं विवरण को बुला रहा हूँ। खत्म करूंगा। जैसे मैंने बताया नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज से भी हमारे बीच में हमारे गेस्ट आए हैं, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है हमारे स्पेशली सिटी के अंदर। बहुत आर्ट एक्टिविटीज़ हैं, अर्बन स्केचेस के नाम से सब चल रहे हैं। तो मैं भी समझता हूँ कि जैसे ठाकुर साहब का मैंने देखा कि इन्होंने अपने समय में एक इतना मल्टीटास्किंग वर्क किया, कंट्रीब्यूशन किया, जिसकी बदौलत हम आज बैठ के इतना बात कर रहे हैं, मतलब भाषण भी दे पा रहे हैं, इतनी नॉलेज है जहाँ से हम सीख पा रहे हैं। जैसे ये तोप जो बनाई है सर आर्किटेक्ट के लेवल पे, सर दिस इज अमेजिंग कि यहाँ से दीवारी तक का एक वो जा रहा है। तो इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी भी आ गई, आर्किटेक्ट भी आ गया, द वेट बैलेंसिंग कैसे हो रहा है, वो उसका बैक पुश जो आता है जब गन फायर करता है, वो जैसे आप सब समझते हैं। और सिक्योरिटी के लेवल पे भी जब मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने जो मेवाड़ की सिक्योरिटी को लेके जो स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग कर डिफेंस को लेके, स्पेशली जब महाराष्ट्र जो फौज थी जब वहाँ से इन्होंने जब अटैक किया, तो इनकी आर्किटेक्ट लेवल पर भी जो समझ थी वो भी बहुत ब्रिलियंट, सिक्योरिटी के लेवल पर भी इनकी जो स्ट्रैटेजीज थी सिक्योरिटी लेवल पर जो मेवाड़ की सिक्योरिटी वो भी बहुत ब्रिलियंट थी। मतलब एक तरीके से इन्होंने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया। तो मैं इनसे प्रेरणा लेता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे और भी यंगस्टर्स ऐसे प्रेरणा लें और इनके बारे में जानें। तो इसके लिए हमने अभी सबसे पहला स्टेप जो हमने लिया है वो एक गीत जो था, हमने उसको पूरा पिक्चराइज फॉर्मेट में बनाया है, 7 मिनट्स का है। और उसको अब ये व्हाट्सएप के जो, क्योंकि अब ये जो मॉडर्न जिस तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि
ये कॉन्टेक्स्ट है पेट्रियार्की का, तो पेट्रियार्की को इतिहास से जोड़ा जाता है और मॉडर्निज्म को फ्यूचर से जोड़ा जाता है, भविष्य के साथ में हम चलते हैं। तो जब भविष्य में मानव जीवन में जब हम अटकते हैं तो पेट्रियार्की से हम मदद लेते हैं, इतिहास ही हमको पीछे से सपोर्ट करता है कि हम आगे जाए। जैसे जो अमरचंद जी हैं, बड़वाल जी, इनका जो हमने देखा है, जो डिफेंस में बहुत सारी लेयरिंग में इनके स्पेशली इनके ऊपर भी टॉक्स होती हैं, डिफेंस कॉन्फ्रेंसेस में होती है। इवन दो इन आर्किटेक्ट्स में इंडियन टेम्पल्स एंड आर्किटेक्ट्स के अंदर भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, जैसे टेम्पल्स का भी इन्होंने बताया। तो मैं एक डॉट देख रहा हूँ कि कैसे ये हर क्षेत्र में ये जो कलेक्टिव साथ है, इन्होंने एक हर फील्ड को साथ में लेके ग्रोथ किया। एक इंडिविजुअल चीज से नहीं होता। वैसे आपका सर जो कंट्रीब्यूशन है, डिफेंस का कंट्रीब्यूशन जो रहा, ये मुझे लगता है कि ये आने वाली पीढ़ी और मेरे साथ में मेरे भी जो और दोस्त हैं, मित्रगण हैं, जिनको मैं जानता हूँ, वो इसका पार्ट बने और हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में लेके जाएं, क्योंकि सिर्फ इसको इतिहास की तरह नहीं देखें और हम ये देखें कि इसका एक मॉडर्न कंट्रीब्यूशन भी है। तो वो एक जो एंगल मैं देख रहा हूँ, वो एंगल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम ये जो 7 मिनट्स का हमने जो एक म्यूजिक वीडियो बनाया है, अब नेक्स्ट हम एक जंप मारना चाहते हैं इसमें, जो कि हम डॉक्यूमेंट्री के लेवल पे जाना चाहते हैं। तो एक पूरा डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो हम पूरा कोशिश करेंगे नेटफ्लिक्स तक के लेवल पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमने और भी इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने कंट्रीब्यूशन दिया है। और मैं उदयपुर का ही हूँ, मैं काम बाहर ज़्यादा करता हूँ, बाहर से ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, तो अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करूँ और आप लोगों का समर्थन रहेगा तो हम एक नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज का है, जिसमें हम मेवाड़ के जितने भी शूरवीर हैं उनको हम लेंगे और दूरदर्शन के साथ भी अपन इसको टेलीकास्ट करेंगे। और नेटफ्लिक्स तक का अपना टारगेट है कि हम इसकी पूरी रिपोर्ट बना के हम लोग मेवाड़ को एक रिप्रेजेंट करेंगे एक ऐसे लेवल पे जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक, जो कि ऑलरेडी हो रहा है, वहां तक हम इसको पहुंचाएं। मेरा बस यही है कि और आपका समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद लोग। जैन जी का विचार भी जानना जरूरी था आज के परिप्रेक्ष्य में, ये भी बहुत आवश्यक है। और आपकी जो भावना है उससे अच्छा लगा कि आप भी इस दिशा में अच्छा विचार रखते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पर जाने का सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐतिहासिक वर्क रहा था तो महाराणा ने खुश होकर उनको ठाकुर की उपाधि दी थी, इसलिए उनके आगे ठाकुर लगा हुआ। आगे वक्ता के रूप में मैं हमारे पूर्व कुलपति महोदय साहब से आग्रह करूंगा कि अपने उद्बोधन से आपको संस्थान की तरफ से गौ माता के आयोजन किया है, सेना के किया भी है और आपके विचार भी सुने हैं। सबसे राष्ट्रभक्ति से उनको जो व्यवहार की धरती है वही आमदान और शांति प्रतीक है। और यहाँ जैसा कि तारिक साहब बाकी बता रहे थे कि व्यवहार में कभी की दास्ता स्वीकार नहीं, हमेशा अजय रहा। और हल्दीघट्टी का भी जो हो गया तो उसमें जो मानव प्रताप जीते थे और उनकी हार होती है, इसीलिए शक्ति से और उधर की सेना को उधर जो भी माफ कर नहीं जा सकते थे। साल भर में दरबार में जाने की अनुमति नहीं। कई चीज़ें ऐसी इतिहासकारों ने उन्होंने जानकारी में आया है। अभी इन्होंने भी बताया जैसे में इस्तेमाल काम करने सेना में ऑपरेशन सिंदूर का भी जो भारत सरकार ने जिस अच्छी बखूबी से उसको इंतजाम किया और यहाँ बैठे बैठे वहाँ उनकी उस धरती पर तो गए नहीं, पाकिस्तान में तो गए नहीं, यहीं से बैठे बैठे उनकी सारे सैनिक ध्वस्त कर दिए, एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिए, आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए। ये सारी चीज़ें जिनका जानकारी है ये ऐसे जाबाज हमारे लोग अपनाते हैं। जैसे आपने पूरी ट्रेन के व्यवहार में असला से भरी हुई जहाँ पहुँचा भी नहीं, वहाँ ट्रेन पहुँचा भी, असला मिल गया और वापस ट्रेन को सुरक्षित लेके आ गए हिंदुस्तान में। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये हमें राहत का काम होता है। सब अपने अपने क्षेत्र में जिनको जो जो जिम्मेदारी मिली आपने उसको बखूबी निभाया। आज हम सबका मार्गदर्शन आप कर रहे हैं।
जैसा और विचार आया था कि हाँ ठाकुर अमरचंद बड़वा का जो व्यक्तित्व के ऊपर एक हम चैप्टर तैयार करें और ये राजस्थान सरकार को हम भेजें और किसी भी पुस्तक में इसका एक भाग इंक्लूड हो तो उससे भी बच्चों को शुरू से प्रेरणा मिलेगी। तो निश्चित रूप से हमें इसका फायदा इसमें होगा। जैसे आप ठाकुर की जो बात करें अमरचंद बड़वा का, मैं सिसार में रहने वाला हूँ और नागदा ब्राह्मण है हमको, तो भगवान रामचंद्र जी के हाथ से 52,000 बीघा जमीन जब वो लंका विजय के बाद आए थे यहाँ पे नागेश्वर के आसपास वहाँ उस क्षेत्र में यज्ञ करवाया और तब भगवान रामचंद्र जी भी सूर्य कुल से हैं और ये भी सूर्य कुल से हैं, तो इन्होंने उस वक्त दान में दी थी। और जो अभी सिटी पैलेस और ये पहना हुआ है, ये वो जो 52,000 बीघा जमीन का जो एरिया था वो कुबेर मंदिर से लेकर के राणा प्रताप नगर जो अभी अपना है और उधर जो है चिनवा के घाटे से इधर वहाँ तक मतलब इसका पूरा एरिया ये एरिया इसके सिटी पैलेस में जो बना है जो तालाब है ये सब नागदा ब्राह्मण की जमीन की दान में दूर जमीन से उसी पे महल बना है, तो उनको भी ठाकुर की पदवी दी गई। तो जो भी ठाकुर होता है ऐसे कई लोगों को जिनको जमींदारों को या माफीदार भी कहलाता है तो उनको माफी की जमीन थी, जब तक बिजनेस करा तब तक उनसे लगान नहीं लिया जाता, लगान भी नहीं लिया जाता था क्योंकि माफी की जमीन। तो ऐसे इतिहास के कई पन्ने हैं। अब बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, बहुत अधिक समय आपसे नहीं होगा, आप सब लोग यहाँ बताए इस कार्यक्रम को बनाया सौभाग्य की और गौ माता के भी कई लोगों ने दर्शन भी किए, वो भी किए, वहाँ पूजा अर्चना भी की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अटी अटी महाराणा जी ने इतिहास की प्रक्रिया आपने बनाई है। एक सभी व्यवहार के कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं इस आयोजन में और आप सबने अपना बहुमूल्य समय यहाँ निकाला, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम धन्यवाद की रस्म के लिए मैं मनोहर जी मुंद्रा से आग्रह करूंगा। इसके बाद ग्रुप फोटो होगा तो सभी आप रुके यहाँ पर। धन्यवाद। आज हम उनकी जयंती का 5 दिवसीय आयोजन कर रहे हैं, तो उस उनकी जयंती की एक हमने पुस्तिका भी निकाली है क्या, तो उसको भी अपन सभी खरीदें और उसको देखें और भी सदस्य बनाना है। और उसी के साथ मातृ संस्था है अक्षर गूगल पत्रिका, जिसके माध्यम से ये अपने सभी आयोजन हो रहे हैं। तो आप सभी उसके भी सदस्य बनाएं और अधिक से अधिक सुझाव देना, केवल पुस्तक देना ही नहीं, पुस्तक को पढ़ें और उसमें पाठक पीठ में क्या अच्छा है क्या कमी है वो सभी आप सभी बताना। तो आज हम इनकी जयंती मना रहे हैं, तो उनका नाम था अमरचंद। तो अमरचंद अमर कोई नहीं होता, लेकिन जो आदमी मरकर भी दुनिया में अपना मतलब नाम कमा जाए तो वो व्यक्ति अमरचंद है। और चंद्र कौन होता है? जिसकी कला मतलब दुनिया में फैला। तो ऐसे जो अमरचंद हैं हम उनको प्रणाम करते हैं, सत वंदन करते हैं। और जो उनका 5 दिवसीय आयोजन है जिसको अपन जड्डू बच्चा डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, तो हम सभी आप सभी पधारे। 5वां दिवस है, आप लोगों ने सहयोग प्रदान किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ठाकुर अमरचंद बड़वा ठाकुर अमरचंद बड़वा भारत माता की जय। ठाकुर अमरचंद
जयकिशन चौबे, संस्थापक महासचिव, तीनों संस्थाओं और पत्रिका का अखिल भारतीय उदयपुर स्थापना समारोह समिति, लोक जन सेवा संस्थान, ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान एवं अक्षर लोकजन पत्रिका, चारों को साथ लेके चलते हुए ये 5 दिवसीय कार्यक्रम हमने संपन्न किया। और इस संपन्नता के बीच और इसको संपन्न कराने वालों में बहुत से लोगों ने अथक प्रयास किया, जिसमें नंबर 1 पे मेरे बाद अगर कोई आता है तो मनोहर जी मुंदड़ा। और सभी लोगों को आज के इस कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर करने के लिए कर्नल GL पानेरी साहब ने हमें पूर्ण सहयोग दिया, ग्रुप कैप्टन गजेंद्र सिंह जी सक्तावत साहब ने, और सेना से वीर चक्र प्राप्त दुर्गा शंकर जी पालीवाल ने। इस तरीके से लगभग 15 पूर्व सेना और BSF इन सभी के लोगों ने, CRP, पुलिस डिपार्टमेंट से। और आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि पूर्व एडिशनल SP सुरेश जी पंड्या किसी कारणवश डूंगरपुर पधार रहे थे, तो उन्होंने अपने सन को भेजा जो कि महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, और उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे बीच विभोर जो अमरचंद जी बड़वा पे गीत बना था, उस गीत को फिल्मांकन किया गया, और आने वाले समय में वो और मतलब इसी तरीके की डॉक्यूमेंट्री और मेवाड़ के छुपे हुए वीरों के ऊपर श्रृंखला निकालने का हमारा प्रयास है, और उन वीरों के ऊपर पुस्तकें भी निकालने का हमारा विचार है, जिससे आम जनता को, आम जनजीवन को मेवाड़ के वीर जो छुपे हुए हैं, वीर वीरांगनाओं का परिचय हम देने का प्रयास करेंगे। और सफलतापूर्वक ये 5 दिन की यात्रा हमारी सफल रही। इसमें हमने शुरू में जो सिंधिया की सेना यहाँ से गई थी समझौता होने के बाद, उस दिवस से हमने शुरुआत करके और आज इसका हमने समापन किया है पूर्व सैनिकों द्वारा अमरचंद जी बड़वा की तोप के ऊपर सैनिक सलाम के रूप में। और उसमें महत्वपूर्ण रोल मतलब पूर्व सैनिकों का रहा, साथ ही हमारे कार्यक्रमों में अन्य लोगों ने भी पूरा सहयोग दिया। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा लोक जन सेवा संस्थान अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान और सभी पधारे हुए अतिथिगणों से, माता और बहनों से मेरा निवेदन और आग्रह है, ठाकुर अमरचंद जी बड़वा साहब की जीवनी ये घर घर तक पहुँचे। और मेरा लोक जन सेवा संस्थान से जयकिशन जी चौबे साहब से आग्रह और निवेदन करता हूँ कि अपने जितने भी मेवाड़ में जो समाज है, उन समाज के अंदर जाके जो अपने जो रैली निकली है ठाकुर अमरचंद बड़वा सर्कल से, वो रैली एक विशाल हो और सभी समाज को इस स्मृति संस्थान में जोड़ा जाए और रैली का एक भव्य रूप हो, और सर्व समाज में एक या बाबा साहब ने जो बताया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी के अनुरूप में जैसे ठाकुर अमरचंद जी बड़वा साहब को भी इन्होंने आदमी कर्मों से मान होता है, जाति से नहीं। तो इनके जो कर्म है, इनके जो अच्छापन है, मेवाड़ का जो नाम किया, वर्ल्ड में जो नाम किया है, वो लोगों तक पहुंचाओ, हर समाज में जाना चाहिए। जैसे अभी पुस्तक का जो छपी है, तो मेरा संस्था से निवेदन है कि वो पुस्तक सभी समाज के अध्यक्ष और समाज के जो पदाधिकारी हैं, उनको घर घर तक ये पुस्तक पहुंचाई जाए, ताकि उससे ये रहेगा ठाकुर अमरचंद बड़वा साहब कौन थे, क्या थे, और युवा पीढ़ी को भी सीखने को मिलेगा। मेरे किसी नए साथी को पूछो कि भाई बड़वा साहब कौन है, इसकी जन चेतना अभी हमारी टीम ने जागृत की है। उन टीम ने लोगों को पता पड़ा यार बड़वा साहब कौन है, तो इन्होंने लोक जन सेवा संस्थान और ठाकुर अमरचंद बड़वा जी स्मृति संस्थान के माध्यम से हमें ये सीखने को मिला, इतिहास की जानकारी मिली है। इसी अनुरूप मैं आप सबको धन्यवाद, आभार। मैं प्रोफेसर विमल शर्मा, अध्यक्ष ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान। आज ठाकुर अमरचंद बड़वा जयंती 305वीं जन्म जयंती के 5 दिवसीय कार्यक्रम का आज तोप माता बुर्ज पर सेनापति को सैनिक सलाम कार्यक्रम से समापन हुआ है। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज 9 रत्न मंच पर उपस्थित थे, और जो तोप माता की जो सलामी देते हैं वो बहुत ऐतिहासिक रही, और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त करके राष्ट्र प्रेम
देशभक्ति से ओतप्रोत अपने विचार रखे। और सबसे बड़ी बात ये रही, प्रेरणा की बात ये रही कि अब विचार ये आया कि जो अमरचंद बड़वा इतनी महान विभूति है, इसको क्यों न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाए, और कम से कम राजस्थान के अंदर जो भी टेक्स्ट बुक चल रही है, राजस्थान की टेक्स्ट बुक्स में तो कम से कम अमरचंद बड़वा के बारे में एक पेज का चैप्टर कम से कम इंक्लूड कराया जाए, भले वो 6वीं 7वीं 8वीं जो भी हो। तो ये निर्णय लिया गया कि तुरंत प्रभाव से एक पेज का या 1.5 पेज का चैप्टर बनाया जाएगा, जो इतिहास में अमर व्यक्तियों के बारे में होता है। वहाँ पे ठाकुर अमरचंद बड़वा के बारे में ये आलेख हम सरकार को भेजकर, क्योंकि डॉक्टर भजन लाल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी इस विभूति से बहुत प्रभावित है, तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो अपना पूरा प्रयास करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ये प्रेरित करेंगे कि वह इस पर अमरचंद बड़वा के ऊपर पाठ्य सामग्री के अंदर इसको इंक्लूड करावे। दूसरा एक और अच्छी बात ये रही कि जब जो इसका प्रचार प्रसार हो रहा है तो युवा भी बहुत प्रेरित हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इन पर गीत लिखा गया उसका फिल्मांकन हो गया है, और आगे जाके डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान चल रहा है। तो जब लोग डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्री देखने क्या होता है, आजकल ये माना जाता है कि जब कोई चीज़ सामने दिखती है तो देखने पर आदमी प्रेरित होता है। तो जब इसकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी और डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स और दूरदर्शन से प्रसारित होगी तो लोग बाग और प्रेरणा लेंगे। तो आगामी जो हमारा कार्यक्रम है उसमें यही रहेगा कि इस विभूति को और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि नेटफ्लिक्स और लगने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग इसको देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि निकट भविष्य में ये एक अंतर्राष्ट्रीय विभूति बन जाएगा। और इसी तरह जो हमारा चौराहा बन रहा है उसको हमारे जो मेरा सेंट पॉल्स का जूनियर सुनील लड्डा बना रहा है, उसने भी ये सोचा है कि ये आर्किटेक्ट सर्कल रहेगा। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि ठाकुर अमरचंद बड़वा ने भी आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े बड़े मोन्यूमेंट अच्छे से बनाए हैं, और वो एक उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, विरासत है। तो वो एक महान वास्तुकार थे। तो ये भी एक नया प्रोजेक्शन होगा उनका, वास्तुकार का रूप जो उनका प्रोजेक्ट होगा वो इस चौराहे के माध्यम से होगा। तो ठाकुर अमरचंद बड़वा आर्किटेक्ट सर्कल जो बनेगा वो उसमें उनकी जो जैसे अमरचंद तालाब जो है आप जानते हैं कि एक वृत्ताकार हॉर्स शू शेप में बना हुआ है। इसी तरह से त्रिपोलिया है, भागौर की हवेली एक अपने आप में एक उत्कृष्ट नमूना है वास्तुकला का, अमरेश्वर महादेव अमरनारायण मंदिर और बड़ा रामदेवरा। तो ऐसे ऐसे जो बड़ी चीज़ें बनाई है, तो आर्किटेक्ट एंगल भी उनका धीरे धीरे दुनिया को देखने को मिलेगा। तो ये 5 दिन की जो ये कार्यक्रम हुए हैं बहुत अत्यंत सफल है, और के हर व्यक्ति हर पहलू उजागर किया गया है। तो हम खुद उत्साही हैं कि इस वर्ष जो ये कार्यक्रम हुआ है जोश काफ़ी रहा, और हर कार्यक्रम में कम से 60 लोग, तो 180 लोग थे। तो ये अच्छी बात है। लोग जान वापिस हम आए, और हम उम्मीद करते हैं अगले साल और कार्यक्रम हो। शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हम देश के लिए, मेवाड़ के लिए काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।